सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग पर, ठीक है। उद्योगों के श्रमिकों और नियोजन के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद को दूर करने के लिए करने तथा सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध स्थापित करने का एक तरीका सामूहिक सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग माना जाता है। यानी कि सिंपल बात है कि समूह, देखो सामूहिक सौदेबाजी में सिंपल बात है, समूह की बात की गई है, यानी कि ग्रुप यानी कि कलेक्शन, ठीक है। सौदेबाजी बार्गेनिंग, ठीक है। अब जब कोई भी चीज़ सामूहिक में होगी यानी समूह में होगी, ठीक है, तो कुछ लोग, जैसे कि अगर यहाँ पर विवाद हुआ तो वो लोग आपस में शांति स्थापित कर लेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं सामूहिक सौदेबाजी। इस प्रक्रिया में श्रमिक या उनके प्रतिनिधि तथा नियोजक के साथ बैठकर उद्योग किसी विवाद पर वार्तालाप करके निर्णय लेते हैं। बीवी गिरी ने अपनी पुस्तक लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्री, ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति बीवी गिरी ने अपनी पुस्तक लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्री के अंतर्गत विवाद सुलझाने का सबसे सर्वोत्तम तरीका सामूहिक सौदेबाजी को माना है, ठीक है। देखो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो जाएगी, ठीक है, कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बीबी गिरी ने अपनी पुस्तक लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्री के अंतर्गत विवाद सुलझाने के लिए सबसे सर्वोत्तम तरीका कौन सा माना है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा सामूहिक सौदेबाजी और इसको आपको टिक करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, श्रम संघ देखते हैं, ट्रेड यूनियंस, ठीक है। विश्व के सभी श्रमिक वर्ग अपने को मजबूत करने के उद्देश्य से श्रम संगठन बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। विभिन्न श्रमिक वर्ग अपने को मजबूत करने के उद्देश्य से श्रम संगठन बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु उन पर आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, संविदा का उल्लंघन यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि को आधार बनाकर मुकदमा किया जाता था और इस प्रकार नियोजक श्रमिकों को कमजोर करने में सफल हो जाते थे, जिससे श्रमिकों में असंतोष की भावना व्याप्त हो जाती थी। देखो अब इसका मतलब क्या है, देखो एक ऐसा टाइम था कि जहाँ पर जब कोई लीडर बनता था, जैसे कि श्रमिक वर्ग है, यहाँ पर 10 श्रमिक हैं, ठीक है, इन 10 श्रमिकों में एक को लीडर बना दिया, ठीक है, कि इसकी बात सब मानेंगे। और ये क्या हो गया, जैसे कि लीडर मतलब एक बहुत सारे, मान लो कि बहुत सारे संघ, बहुत सारे श्रमिक हैं, ठीक है, और उन सब ने मिलकर एक बनाया, क्या बोलते हैं, एक ट्रेड यूनियन बनाया, एक यूनियन बनाया, ठीक है। तो क्या होता था कि उस यूनियन में जितने भी व्यक्ति हैं ना, तो नियुक्ता ऐसा करते थे कि इन पर कोई ना कोई मुकदमा लगवा देते थे, जैसे कि इन्होंने मतलब कोई भी मुकदमा हो किसी भी आधार पर, ठीक है, जिससे कि जब इन पर ये लोग डर जाते थे और फिर श्रमिक जो संगठन होता वो टूट जाता था और श्रमिकों में असंतोष भावना व्याप्त हो जाती थी फिर से, ठीक है। इससे उद्योगों के उत्पादन स्तर एवं उत्पादकता में गिरावट देखी जाती थी, ठीक है। इससे उद्योगों के उत्पादन स्तर और उत्पादकता में गिरावट देखी जाती है। सिंपल बात है, जब काम करने वाले ही संतुष्ट नहीं होंगे तो वो काम इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितने संतुष्ट श्रमिक कर सकते हैं। परंतु वर्ष 1926 में श्रम संघ अधिनियम यानी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 लागू किया गया, ठीक है। 1926 में श्रम संघ अधिनियम यानी ट्रेड यूनियन एक्ट लाया गया, जिसे श्रम संघों को अधिकार दे दिया गया ताकि वे किसी श्रम कानून को न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय को नियोजकों के ऊपर दबाव डालकर लागू करा सके, ठीक है। इससे विवाद सुलझाने में अत्यधिक सहायता मिली। अंततः सरकार ने अपनी औद्योगिक संबंधी नीति के अंतर्गत श्रम संघों की स्थापना करने तथा उनके क्रियाकलापों को दिशा निर्देश देने की एवं नियंत्रित करने का प्रयास किया, ठीक है। जो 1926 का जो एक्ट आया, अधिनियम आया, ठीक है, श्रम संघ, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जब ये आया ना तो फिर इसके बाद से श्रम संघों और ज़्यादा बनने प्रारंभ हो गए, ठीक है। अब ये था कि अब ये लीगल होने लगा, ठीक है। अब सरकार खुद चाहती थी कि श्रम संघ बने जिससे कि हमें विवाद का सामना कम करना पड़े। अगर विवाद उत्पन्न होता भी है ना तो कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी सामूहिक सौदेबाजी या समूह में बैठ के वार्तालाप करके उस चीज़ का समाधान ढूंढ सकते हैं। स्थायी आदेश का प्रभावीकरण यानी सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, केंद्र सरकार द्वारा उद्योगों में कुछ स्थायी रूप से लागू होने वाले नियमों या आदेशों से संबंधित एक कानून पारित किया गया जिसका नाम था औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946, ठीक है। ये स्थायी रूप से लागू होने वाले नियम, आदेशों संबंधित एवं कानून पारित किया गया जिसका नाम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इस कानून के अंत में एक अनुसूची यानी एक शेड्यूल दी गई जिसमें वर्णित विषय यानी सब्जेक्ट से संबंधित
नियोजकों यानी एम्प्लॉयर्स के द्वारा प्रावधान बनाने तथा सरकार द्वारा प्रमाणित यानी सर्टिफाइड सरकार लागू करने की बात कही गई थी। औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में नियोजक, श्रम संघ तथा राज्य की भूमिका देखते हैं। औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में नियोजक, श्रम संघ और राज्य की भूमिका, रोल ऑफ एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, स्टेट इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नियोजक की भूमिका यानी रोल ऑफ एम्प्लॉयर देखते हैं। औद्योगिक जगत में समय के साथ साथ अनेक परिवर्तन हुए। औद्योगिक जगत में समय के साथ साथ अनेक परिवर्तन हुए, जिससे नियोजकों की भूमिका में अनेक परिवर्तन देखने को मिले, जिसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। नियोजक की भूमिका देखें, जो प्रबंधन की स्थापना, श्रमिकों में अप्रत्यक्ष संबंध, अव्यक्ति में बदलाव, प्रशासनिक शक्ति और प्रतिष्ठान के अस्तित्व की सुरक्षा। ठीक है, इनमें से आपको कोई भी पूछा जाता है कि इनमें से नियोजक की क्या भूमिका नहीं है, तो जो भूमिका है वो देख लो। प्रबंधन की स्थापना, बिल्कुल, उद्योग को स्थापित करना और श्रमिकों के साथ उनका अप्रत्यक्ष संबंध यानी इनडायरेक्ट रिलेशन। अव्यक्ति में बदलाव, पहले ऐसा होता था कि श्रमिक उनको सजेशन नहीं दे सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब वो श्रमिक उद्योगों में रहते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, यानी कि उद्योग ही उनका परिवार हो गया, तो उनके अच्छे बुरे उसको कैसे तरक्की पर ले जाएं, इन सब के बारे में भी वो बोल सकते थे। प्रशासनिक शक्ति, यानी कि अब उनको सरकार की शक्ति भी प्राप्त थी। प्रतिष्ठान के अस्तित्व की सुरक्षा भी इनका दायित्व था। प्रबंधन की स्थापना देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। औद्योगिक विकास एवं औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन स्तर तथा नियोजित श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। बदलती हुई इस परिस्थिति को नियोजक स्वयं प्रबंधन करने में असमर्थ महसूस करने लगे तथा इसके लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी प्रबंधकीय कर्मचारियों को सौंपने लगे। पहले ऐसा होता था कि जो नियोजक था ना, वो स्वयं जाकर, ठीक है, वो स्वयं जाकर उद्योग को देखता था, लेकिन धीरे धीरे करके उद्योग बढ़े। ठीक है, पहले एक फैक्ट्री थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 फैक्ट्री हुई, तो अब नियोजक जो ऑनर है ना, वो अकेले तो ये सब देख नहीं सकता, इसलिए उसने अपने नीचे कुछ ऐसे ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त किया जो उसकी अनुपस्थिति में वो कार्य देख सकें। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप नियोजक एवं श्रमिकों का प्रत्यक्ष संबंध धीरे धीरे अप्रत्यक्ष संबंध में बदलने लगा। अब पहले ऐसा होता था कि जो श्रमिक है ना, वो डायरेक्ट नियोजक से मिलता था, अब ऐसा होने लगा कि वो प्रत्यक्ष ना मिलकर अप्रत्यक्ष मिलने लगा। जैसे कि अब ऐसा है कि अब मैनेजमेंट बीच में आ गया। अब एम्प्लॉयर है, वो मैनेजमेंट से मिलता था, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट से मिलता है और मैनेजमेंट एम्प्लॉयर से। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रिलेशन आ गया। पहले क्या था कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में डायरेक्ट रिलेशन था, यानी कि ये दोनों आपस में एक साथ मिलते थे, काम चाहिए तो एम्प्लॉय के पास जाता था। ठीक है, अब ऐसा होता था कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट के पास जाएगा, मैनेजमेंट नियुक्त करेगा और ये अपना भेज देगा एम्प्लॉयर को कि हाँ ये लोग आए हैं, ठीक है, इनको काम देना है, तो वो यहाँ पे हाँ कर देता था। तो वो कहता था कि तुम्हें ये सब लोग ठीक लग रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट बोलता था कि हाँ ठीक लग रहे हैं, तो वो कहता था नियुक्त कर दो। श्रमिकों से अप्रत्यक्ष संबंध, प्रारंभ में नियोजक और श्रमिकों के बीच प्रत्यक्ष संबंध था, लेकिन नियोजक द्वारा प्रबंधन की स्थापना यानी मैनेजमेंट की स्थापना तथा श्रमिकों द्वारा श्रम संघ की स्थापना करने के बाद अप्रत्यक्ष संबंध हो गया। प्रवृत्ति में बदलाव यानी चेंज इन एटीट्यूड, प्रारंभ में नियोजक श्रमिकों का शोषण करते थे, बाद में श्रम संघ की स्थापना कर श्रमिक मजबूत होने लगे, जिसके फलस्वरूप नियोजक द्वारा शोषण की आवृत्ति यानी और सहयोग में बदलने लगा, क्योंकि नियोजक यह समझ चुके थे कि अगर औद्योगिक संबंध सही नहीं रहा तो इसका सीधा प्रभाव उद्योग पर पड़ेगा। प्रशासनिक शक्ति यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखते हैं। औद्योगिक संबंध को और सुदृढ़ करने हेतु श्रमिकों की कुछ प्रशासनिक शक्तियां भी दी गई। उद्योगों में गठित होने वाली कई समितियों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की सहभागिता नियोजकों द्वारा स्वीकार की गई, ताकि प्रबंधन और नियोजकों द्वारा लिया गया निर्णय श्रमिक आसानी से स्वीकार कर सकें, जिससे औद्योगिक विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रतिष्ठान में अस्तित्व की संरक्षा, प्रतिष्ठान में के अस्तित्व की संरक्षा देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सर्वाइवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बाद में नई आर्थिक नीति यानी उदारीकरण लागू होने के पश्चात उद्योगों में अनेक परिवर्तन देखने को मिले, जैसे उत्पादन में कमी, तकनीकी परिवर्तन इत्यादि। वॉलेंट्री रिट्रीमेंट सर्विस, गोल्डन हैंडशेक स्कीम, वॉलेंट्री रिट्राइमेंट सर्विस BRS या गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत श्रमिकों की संख्या को कम करने का प्रयास किया गया तथा कुछ नियोजकों ने अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए तालाबंदी यानी लॉकआउट करने का भी प्रयास किया, यानी कि फैक्ट्री बंद करने की प्रयास किया। श्रम संघों की भूमिका देखते हैं। रोल ऑफ ट्रेड यूनियन, श्रम संघों की भूमिका शोषण रोकना,
प्रक्रिया निर्णय में भागीदारी, इच्छा पूर्ति और औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना। ठीक है, जैसे कि अब पहले शोषण होता था, श्रम संघों के आने पर शोषण, पहले नियोजक है वो श्रमिकों का शोषण करता था। अब जब संघ बन गए, ट्रेड यूनियन बन गए, तो शोषण में कमी आई। प्रक्रिया निर्णय में भागीदारी, अब बाई चांस कोई भी अगर नई प्रक्रिया लागू करना चाहता है जो नियोजक, तो उसमें भागीदारी ट्रेड यूनियन की रहेगी। जैसे कि वो ट्रेड यूनियन की उपस्थिति में, ठीक है, कोई भी होगा उसकी उपस्थिति में प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है और पूछताछ करके, मतलब कि इससे ये होगा कि श्रमिक और नियोजक दोनों अपनी अपनी इच्छा से उसमें बदलाव करने की पहल कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति, औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना। अब जैसे कि अब जो है ट्रेड यूनियन होगा तो उद्योग में प्रजातंत्र की बात की गई, ना कि किसी एक, मतलब अब इसमें नियोजक ही सर्वोपरि नहीं है, श्रमिक भी सर्वोपरि होने लगे, यानी दोनों अब इक्वल होने लगे। शोषण रोकना, टू प्रिवेंट एक्सप्लोनेशन, एक्सप्लोशन, शोषण रोकना। उद्योगों में श्रम संगठन यानी श्रम संघ के गठन के पूर्व नियोजक श्रमिकों का शोषण करते थे, परंतु श्रम संघों की स्थापना के फलस्वरूप श्रमिक संगठित होकर अपने हितों की रक्षा के लिए मांग उठाते रहे। अब विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में नियोजकों ने श्रम संघों द्वारा उठाए गए श्रमिकों की मांगों को पूरा किया। इस प्रकार शोषण समाप्त हो गया और औद्योगिक शांति की स्थापना हुई। सिंपल बात है, उद्योगों में श्रम संघ के गठन के पूर्व नियोजक श्रमिकों का शोषण करता था, बात बिल्कुल सही है, ठीक है, परंतु श्रम संघों की स्थापना हुई तो उसने श्रमिकों की रक्षा के लिए कदम उठाए, यानी उनकी श्रमिकों की रक्षा के लिए मांग उठाते रहे। और विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में नियोजकों ने श्रम संघों द्वारा उठाए गए श्रमिकों की मांग को पूरा किया। ठीक है, जो नियोजकों ने, अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ और जो श्रमिक थे वे श्रम संगठन से मिल गए और श्रम संगठन ने नियोजक पर दबाव डाला कि ऐसा है कि ये चीज़ सही नहीं है, अगर आप सैलरी बढ़ाओ, और नियोजकों ने इस श्रम संघों की बात मान ली। ठीक है, और जब श्रम संघों की बात मान ली तो श्रम संघ श्रमिकों से सीधे डायरेक्ट रिलेशन में थे, और जब श्रमिक खुश हुए और फिर उन्होंने खुद निर्णय न लेकर श्रम संघों तक अब अपनी बात पहुंचाने लगे, और श्रम संघ इन्वॉल्व होता रहा नियोजकों के साथ, और इससे शोषण समाप्त हुआ, औद्योगिक शांति की स्थापना हुई। इच्छा पूर्ति यानी फुलफिलमेंट ऑफ इंटरेस्ट। प्रारंभ में श्रमिक नियोजकों से अपने अधिकार की पूर्ति के लिए विवाद करते थे। ठीक है, तथा तब श्रम संघ मजबूत नहीं था, परंतु धीरे धीरे श्रम संगठित होकर श्रमिकों की इच्छा, जैसे जॉब सुरक्षा, अच्छा कार्य वातावरण, भत्ते इत्यादि को ध्यान में रखकर विवाद करने लगे, जिससे श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक विकास संभव हो सके। निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देखते हैं, यानी कि पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। उद्योगों के विभिन्न प्रकार के निर्णय पहले स्वयं के लिए किए जाते थे, जिसमें श्रमिकों की भागीदारी नहीं होने के कारण विवाद उत्पन्न होते थे। औद्योगिक शांति को ध्यान रखते हुए श्रम संघों या श्रमिकों में प्रतिनिधियों के साथ लेकर निर्णय या किसी प्रकार का परिवर्तन करने हेतु इनकी भागीदारी अहम हो गई। ठीक है, जैसे कि अब जो नियोजक है ना, वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है कि उसने कह दिया कि ये है तो है। अब अगर बाई चांस उसको अपनी इंडस्ट्री में कोई बदलाव करना है तो श्रम संगठन यानी ट्रेड यूनियन भी रहेगा वहाँ पे, वो ट्रेड यूनियन श्रमिकों का प्रतिनिधि करेगा और नियोजक भी रहेगा। अब वो और उसके बाद आपस में वो डिस्कस करके एक सही निर्णय पर पहुँचेंगे, जिससे कि विवाद उत्पन्न होने से बचेगा। श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु श्रम संघों ने अपनी भूमिका निभाई, जो पहले श्रम कल्याण के सिद्धांत पर काम करते थे। अंततः श्रम संघ के प्रयास से औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना हुई। सरकार की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की भूमिका देखते हैं। आवृत्ति में बदलाव, कल्याण की अवधारणा, औद्योगिक संबंधी नीति, गुणवत्ता, जीवन स्तर और नई आर्थिक नीति। सरकार भी नई आर्थिक नीति समय समय पर लाती रही है। उसने गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर के भी ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया, औद्योगिक संबंध नीति के ऊपर भी ध्यान दिया। ठीक है, विभिन्न बहुत सारे अधिनियम बनाए, कल्याण की अवधारणा और आवृत्ति में बदलाव, इन सब पर ध्यान दिया सरकार की भूमिका। देखते हैं, प्रारंभ में सरकार उद्योगों में अपने हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, जिसमें हमेशा उद्योग से संबंधी सभी नियोजक और श्रमिक लेते थे। दोनों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उसका सीधा प्रभाव उद्योग पर पड़ता था, जिसका परिणामस्वरूप सरकार ने अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन कर उद्योगों में अपना हस्तक्षेप किया, जिससे औद्योगिक संबंध को इससे बल मिला। तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि जैसे कि जो उद्योग, जिसने उद्योग खोला है और जो उसमें काम कर रहा है, ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन में थे। ठीक है, कोई विवाद होता था ना तो इसमें सरकार नहीं बोलती थी,
वो कहते थे कि ऐसा है कि भाई उद्योग आपका है, काम आप कर रहे हो, हम क्यों बोले, आपस में सुलझो निपटो जाके। तो कहीं आग लगती थी, कहीं कोई मारा जाता था, ऐसा होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सरकार ने समझा कि अगर बाई चांस उद्योग, जैसे कि अगर किसी कपड़ा का उद्योग लगा हुआ है, बहुत बड़ा उद्योग है, ठीक है, सबको छोड़ो, कानपुर का ही देख लो, कानपुर में जो जूट उद्योग था काफ़ी ज़्यादा फेमस था, ठीक है, उसमें ऐसा हुआ कि जैसे उसमें जो ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ पर जो मजदूर थे उनकी सैलरी रोक दी गई थी, जिसकी वजह से मजदूरों ने वहाँ पर उसमें आग लगा दी, ठीक है, बहुत सारे मजदूर जल भी गए थे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? सिंपल बात है, उस टाइम ट्रेड यूनियन नहीं हो रहा होगा, यानी कि जो श्रमिक संघ है ना वो नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से उन पर नियोक्ताओं पर दबाव नहीं डाल पाए और वो अपनी मनचाही करते रहे, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ और हादसा हो गया, ठीक है। जब ये हादसा हुआ तो फिर इसका प्रभाव पड़ा पूरे भारत पर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिल था, ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा सप्लाई होता था और इसका पूरा का पूरा आर्थिक स्थिति में का जो, जैसे कि जब मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे तो आर्थिक स्थिति अपने आप ही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इस तरह जब सरकार को लगा कि भाई हमको हस्तक्षेप करना चाहिए वरना तो बहुत बुरा होगा, इसलिए सब अब सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करने लग गई। अगर विवाद होता है तो सरकार भी इन्वॉल्व हो जाती है अपने आप ही। कल्याण की अवधारणा वेलफेयर कॉन्सेप्ट देखते हैं। प्रजातंत्री सरकार ने अपने नागरिकों के कल्याण की बात की, जिसके फलस्वरूप अनेक श्रम कानून बनाए गए। इन कानूनों के प्रावधानों के तहत शोषण रोकने के उपाय, उचित मजदूरी, कार्य की शर्त, दशा में सुधार इत्यादि की प्रमुखता से रखा गया। नियोजक और श्रमिकों के बीच विवाद उत्पन्न न हो, इसके लिए श्रम प्रशासन की भी व्यवस्था की गई, ठीक है। अब कल्याणकारी, सिंपल बात है, कल्याणकारी अवधारणा यानी वेलफेयर कॉन्सेप्ट तभी हो सकता है ना जब जब जो उद्योग है ना उसमें वो प्रजातांत्रिक हो, ठीक है, वो श्रमिकों के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। जब श्रमिक की भागीदारी होगी तो श्रमिक उसको अपना परिवार मानेंगे और परिवार में अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि काम अच्छा होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा होगी, वो बाहर जाएगा, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो गई, ठीक है। इस तरह से समाज अच्छा बनेगा, भारत और पूरा कंट्री अच्छी रहेगी। औद्योगिक संबंध नीति यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी देखते हैं। सरकार द्वारा श्रम कानून के अतिरिक्त भिन्न भिन्न प्रकार की औद्योगिक नीतियां का क्रियान्वयन किया गया ताकि औद्योगिक शांति की स्थापना हो, औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो सके। देखो, औद्योगिक संबंध नीति काफ़ी बार मतलब औद्योगिक संबंध नीति बनाई गई। ये नीति इसलिए बनाई गई थी जो बार बार विवाद और अशांति उत्पन्न हो जाती थी, ठीक है, उन अशांति और विवाद से को रोकने के लिए नीतियां बनाई गई, जिसे औद्योगिक नीतियां कहा गया। गुणवत्ता जीवन स्तर एंड डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड। सरकार द्वारा श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने हेतु संगठित क्षेत्र के उद्योगों में न्यूनतम राशि निर्धारित करने के लिए वेतन बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। अब जैसे कि पहले ऐसा था कि जो मनचाहा नियोक्ता हर श्रमिक को मनचाहा वेतन देता था, कभी किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, यानी कि समान कार्य पर समान वेतन की अवधारणा नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था, ठीक है। किसी औद्योगिक संस्थान में जो समान मतलब एक न्यूनतम राशि बता दी गई कि इस पैसे इस मतलब पूरे मंथ में इस रुपए से कम आपको रुपए नहीं देने हैं, ठीक है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत यानी मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के आधार पर सुनिश्चित किया गया, जिसका प्रभाव औद्योगिक संबंध में पड़ा। नई आर्थिक नीति देखते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति एलपीजी लेवलाइजेशन, प्रिविलिजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण उद्योगों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़े, जिनमें से छंटनी का कार्य विवाद का विषय बन गया, ठीक है। जिसको एलपीजी जो ये है ना आर्थिक नीति, एलपीजी लेवलाइजेशन, प्रिविलिजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण उद्योगों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़े, जिसमें से छंटनी का कार्य विवाद का विषय बना, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। छटनी क्या थी? छटनी थी जैसे कि ऐसा होता था जैसे कि फर्स्ट कम लेट गो, लेट कम फर्स्ट गो, मतलब ऐसा है कि समथिंग जैसे कि जो पहले आएगा वो बाद में जाएगा और जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। नवीन आर्थिक नीति का औद्योगिक संबंधों पर प्रभाव देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस।
वर्ष 1991 में नवीन आर्थिक नीति देश के विकास को ध्यान रखते हुए भारत की विश्व बाजार में प्रतिशत भागीदारी, आर्थिक सुदृढ़ता, मूल्य नियंत्रण और तथा औद्योगिक विकास के उद्देश्य से लाई गई, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से भारतीय उद्योगों पर पड़ा। नवीन आर्थिक नीति 1991 देखेंगे। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत नवीन उद्योगों की स्थापना हुई और श्रमिकों की छंटनी का कार्य शुरू हुआ। बेरोजगारी बढ़ी और श्रमिक संघों द्वारा हड़ताल भी की गई। इसके साथ ही नियोजकों ने अपने उद्योगों में तालाबंदी यानी लॉकआउट भी कर दिया, जिससे औद्योगिक संबंध अस्थिर हो गए यानी अनस्टेबल हो गए। गोल्डन हैंडशेक देखते हैं। गोल्डन हैंडशेक और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त स्कीम चलाई गई, जिसके फलस्वरूप श्रम संघ कमजोर पड़ गए। कुछ श्रमिक जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद दूसरे निजी क्षेत्र में कार्यरत हो गए, जिससे वह 2 बार मुआवजे का लाभ उठा पाए। ठीक है, ऐसा होता था कि मुआवजा मिलता था। ठीक है, अगर सेवानिवृत्ति में रिटायरमेंट हो जाओगे तो आपका मुआवजा मिलेगा। ठीक है, तो अब श्रमिक उन्होंने दिमाग लगा लिया, उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम पहले से ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे और दूसरी जगह काम करने लगेंगे, तो हम इसमें भी लाभ कमाएंगे, उसमें भी लाभ कमाएंगे। उद्योगों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। अब भाई 2-2 जगह रुपया लोगे तुम, तो उद्योगों का अस्तित्व खतरे में पड़ ही जाएगा, जिससे हड़ताल और तालाबंदी बढ़ गई। काम जाने के भय से श्रमिकों ने नियोजकों का साथ दिया। काम जाने के भय से श्रमिकों ने नियोजकों का साथ दिया। इसका सामूहिक सौदेबाजी और श्रम संघों पर भी असर पड़ा। नए उद्योग स्थापित होने के कारण कुटीर और लघु उद्योग बंद करने पड़े, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई। निजी क्षेत्रों में कुशलता दक्षता पर अत्यधिक जोर दिया गया। अकुशल श्रमिक सेवानिवृत्त हुए। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता घट गई और नियोजक स्वयं भी सभी निर्णय लेने लगे। उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन में अल्प बाध्यकारी नीतियों को अपनाया गया तथा प्रशुल्क यानी टैरिफ व्यय कर तथा गैर प्रशुल्क यानी नॉन टैरिफ बाध्यता को हटाया गया और उद्योगों में लाइसेंसिंग हेतु एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई। निजीकरण यानी प्रिवाइजेशन में सरकारी उद्योगों मुख्य रूप से बीमार उद्योगों को निजी हाथों में हस्तांतरित कर दिया गया। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन में भारतीय निर्यात को बढ़ाने हेतु आर्थिक गतिविधियों का विस्तार विश्व स्तर पर किया गया। औद्योगिक विवाद देखते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। औद्योगिक विवाद से तात्पर्य किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या औद्योगिक प्रतिष्ठानों के समूह या उद्योगों में नियोजकों और श्रमिकों के बीच ऐसे विवाद से जो नियोजन की शर्तों यानी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कार्य की दशाओं यानी वर्किंग कंडीशन से संबंधित होता है। नियोजन की शर्तों या दशाओं के अंतर्गत अनेक विषय आ सकते हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी के अंतर, मजदूरी संरचना, मजदूरी में कटौती, मजदूरी का भुगतान, कार्य के घंटे, आर्थिक सुरक्षा, बढ़ती छटनी, आर्थिक सुरक्षा, बढ़ती और छटनी, कामबंदी, कल्याणकारी सुविधाएं, कार्य की भौतिक दशाएं आदि हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 देखते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अनुसार औद्योगिक विवाद नियोजकों और कामगारों के बीच होने वाला ऐसा मतभेद है जो व्यक्ति के नियोजन और अनियोजन या नियोजन की शर्तों या श्रम की दशाओं से संबंधित होता है। औद्योगिक विवाद का कार्य देखते हैं। औद्योगिक विवाद के कार्य को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, आर्थिक कारण और गैर आर्थिक कारण। औद्योगिक विवाद के कार्य देखते हैं। आर्थिक कारण देखेंगे और गैर आर्थिक कारण ये भी देखेंगे। आर्थिक कारण देखते हैं पहले। मजदूरी की मात्रा, महंगाई भत्ता। ठीक है, अब जैसे कि मजदूरी की मात्रा कम है तो भी, अब देखो मजदूरी कम है यानी कि जो हमको मिलता है वेज वो कम है, लेकिन महंगाई ज़्यादा हो गई। महंगाई भत्ता भी हमको कम ही दे रहे हैं। मजदूरी का भुगतान हमको लेट से दे रहे हैं या समय पर नहीं दे रहे या ठीक है या लटका दिया। बोनस कार्य के घंटे, अगर हमने काम ज़्यादा किया है तो उसके लिए हमें बोनस नहीं मिल रहा। कार्य की भौतिक दशाएं भी। कल्याणकारी सुविधाएं, जो हमें उद्योग में जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमें सुविधाएं मिलनी, जैसे कि पीने का पानी नहीं मिल रहा, सुलभ शौचालय नहीं मिल रहा। सामाजिक सुरक्षा है, हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें अगर हमारी जान या हमारी कोई दिक्कत हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, चोट लग जाती है, तो इसका कोई देखने वाला नहीं है, जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न होता था। वो कह देते कि ऐसा है, मजदूरी की मात्रा बढ़ाओ, महंगाई भत्ता हमें चाहिए, मजदूरी का भुगतान भी हमें समय से चाहिए, और अगर हमने काम एक्स्ट्रा किया है तो उसके लिए हमें पैसा एक्स्ट्रा भी चाहिए, और कार्य की भौतिक सुविधाएं भी हों और कल्याणकारी सुविधाएं भी हों, यानी कि जो पीने का पानी, ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए। और सामाजिक सुरक्षा भी होनी हमें, ठीक है, हमें सुरक्षा भी चाहिए कि अगर बाई चांस हमें कोई दिक्कत हुई है तो हमें डॉक्टर अपने इलाज कराने के लिए भी पैसा चाहिए यार। ठीक है, अब गैर आर्थिक कार्य देखते हैं। श्रमिकों के शोषण। ठीक है, नियोजक की स्वेच्छाचारिता, दोषपूर्ण पर्यवेक्षक, सामाजिक मूल्यों के बीच संघर्ष, व्यक्तियों के बीच संघर्ष, अनुशासन पर अनावश्यक जोर। ठीक है, अब आते हैं औद्योगिक विवाद के प्रभाव देखते हैं। श्रमिकों पर अनुकूल प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव देखते हैं क्या क्या हुए श्रमिकों पर, अनुकूल प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव।
देखो, औद्योगिक विवाद होने पर श्रमिकों की मांगों पर ध्यान दिया जाता है, जिसका लाभ उन्हें मजदूरी में वृद्धि, महंगाई भत्ते में वृद्धि, बोनस और भुगतान इत्यादि के रूप में मिलता है। ठीक है। औद्योगिक विवाद के फलस्वरूप श्रम संगठन, औद्योगिक विवाद के फलस्वरूप संगठन मजबूत होते हैं। औद्योगिक विवाद के कारण नियोजकों की निरंकुशता में कमी आती है तथा श्रमिक शोषण कम होता है। औद्योगिक विवाद का प्रत्यक्ष प्रभाव श्रम कानूनों पर भी पड़ता है। बड़ी संख्या में औद्योगिक विवाद होने पर समय समय पर श्रम कानूनों में परिवर्तन कर विवादों का निपटारा किया जाता है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 तथा उपादान संदाय अधिनियम 1872 औद्योगिक विवाद होने पर अस्तित्व में आए। ठीक है। अब देखते हैं प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या पड़े। हड़ताल तालाबंदी होने से श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिली। विवाद में मांगे पूरी नहीं होने पर समय व्यर्थ हुआ और नियोजक श्रमिकों पर हावी हो जाते हैं। औद्योगिक विवाद होने से उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नियोजक की संपत्ति की हानि होती है। औद्योगिक विवाद के कारण श्रम संघों के पारस्परिक संबंध खराब होने लगते हैं। श्रम संघों को औद्योगिक विवाद पर अत्यधिक खर्च करना पड़ता है। ठीक है। अब नियोजकों पर देखते हैं क्या प्रभाव पड़े। पहले अनुकूल प्रभाव, श्रमिकों की मांगे पूरी नहीं होने पर नियोजक की शक्ति बढ़ी और वह श्रमिकों पर हावी रहता है। साथ ही नियोजक वित्तीय भार से बच जाते हैं। अनेक विवाद न्यायालयों, अधिकरण आदि में भी लाए जाते हैं। नियोजक अपनी श्रेष्ठ आर्थिक क्षमता के कारण उन्हें न्यायालयों की समक्ष लंबित रखने में सफल होते हैं और इसी बीच वे अनेक दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। दो श्रम संघों के बीच विवाद की स्थिति के नियोजक उसका लाभ उठाते हैं। दो श्रम संघों के बीच विवाद की स्थिति के नियोजक उसका लाभ उठाते हैं। कभी कभी मंदी या अन्य कारणों से उत्पादित वस्तुएं बाजार में नहीं बिक पाती। कभी-कभी मंदी या अन्य कारणों से उत्पादित वस्तुएं बाजार में नहीं बिक पाती हैं। इसी तरह कभी-कभी नियोजकों के कच्चे माल, मशीन आदि जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति में औद्योगिक विवाद के कारण हड़ताल से उन्हें राहत मिलती है। औद्योगिक विवाद श्रमिकों के पक्ष, अब प्रतिकूल प्रभाव देखते हैं। औद्योगिक विवाद श्रमिकों के पक्ष में सुलझाने में नियोजक पर वित्तीय भार बढ़ जाता है। औद्योगिक विवाद के कारण नियोजकों पर कई तरह के अंकुश पड़ने लगते हैं। औद्योगिक विवाद के फलस्वरूप उत्पादन का धक्का लगता है। औद्योगिक विवाद के अंतर्गत जनमत को अपने पक्ष में करने हेतु विज्ञापन पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। ठीक है। समुदाय या समाज, इफेक्ट ऑन कम्युनिटी और सोसाइटी। इसका अनुकूल प्रभाव तो नहीं, लेकिन प्रतिकूल प्रभाव देखते हैं। औद्योगिक विवाद और आर्थिक विकास की गति में गहरा संबंध होता है। जिस देश में औद्योगिक विवाद अधिक होते हैं उनके चलते हड़ताल तालाबंदी जैसी औद्योगिक समस्याएं अधिक उत्पन्न होती हैं। उसके उत्पादन को गहरा धक्का लगता है और आर्थिक विकास में रुकावट आ जाती है। ठीक है। ये समुदाय या समाज पर असर पड़ता है इसका।